तो चलिए आज बात करते हैं 2014 की एक जबरदस्त साउथ कोरियन एक्शन फिल्म नो टीयर्स फॉर द डेड के बारे में। ये कहानी है एक किलर की, एक ऐसे किलर की जिसकी सिर्फ एक गोली, बस एक गोली उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर रख देती है और उसे खींच ले जाती है प्रायश्चित के एक ऐसे सफर पर जहां से लौटना नामुमकिन है। तो सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की जान है। सोचिए, एक प्रोफेशनल किलर, एक हत्यारा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती को कैसे सुधार सकता है? क्या वो सुधार भी सकता है? यही वो सवाल है जो हमें हमारे मेन कैरेक्टर की खतरनाक और इमोशनल जर्नी पर ले जाएगा। तो कहानी शुरू होती है एक मिशन से, एक ऐसा मिशन जो हमारे हीरो की, या कहें कि एंटी हीरो की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। ये कहानी है एक घातक भूल की। तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर गॉन, ट्रायड माफिया का टॉप का कॉन्ट्रैक्ट किलर, मतलब अपने काम में एकदम माहिर। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी अलग है। बचपन में ही उसे छोड़ दिया गया था और वो पला बड़ा भी तो कहाँ, हिंसा की दुनिया में, और इसी दुनिया ने उसे एक पत्थर दिल, एक बेरहम हत्यारा बना दिया। अब सीन आता है अमेरिका के एक क्लब का। गॉन वहां पहुंचा है अपने रशियन माफिया टारगेट को ठिकाने लगाने। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तभी काम के बीच उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची यूमी पर पड़ती है और एक लम्हे के लिए दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। खैर, गॉन अंदर जाता है, बड़ी सफाई से अपने सारे टारगेट्स को खत्म कर देता है। लेकिन तभी बाहर से एक हल्की सी आहट आती है और गॉन बिना सोचे समझे दरवाजे के पार गोली चला देता है। दरवाजा खुलता है और सामने जमीन पर पड़ी होती है यूमी की लाश। वही बच्ची, वही मुस्कान, बस एक पल की चूक और सब कुछ खत्म। एक गोली और दो जिंदगियां तबाह। एक वो जो चली गई और दूसरी गॉन की जो अब जिंदा होकर भी मर चुका था। इस एक घटना ने गॉन को अंदर तक तोड़ दिया। वो अपराध बोध यानी गिल्ट और नशे में पूरी तरह डूब जाता है। सोचिए, दुनिया का एक सबसे खतरनाक किलर अब अपने ही बनाए जाल में अपनी ही एक गलती में बुरी तरह फंस चुका था। तो गॉन अभी अपने ऐसी गिल्ट से जूझ रहा होता है कि उसे एक नया मिशन मिलता है। लेकिन ये कोई आम मिशन नहीं था। ये एक ऐसा काम था जो उसे सीधा उसी भयानक गलती के सामने उसी आग में दोबारा धकेलने वाला था। उसके बॉस दाइबान उसे एक नया टारगेट सौंपते हैं। नाम है कैंग चोय, वेंचुरा होल्डिंग्स में एक रिस्क मैनेजर। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। गॉन को पता चलता है कि ये कैंग चोय कोई और नहीं बल्कि यूमी की वां है, वही यूमी जिसे उसने गलती से मार दिया था। मिशन एकदम सीधा था, एक पेन ड्राइव रिकवर करो जिसमें ट्रायड का सारा फाइनेंशियल डेटा है और फिर चोई को खत्म कर दो। और बस यहीं से गॉन के अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है उसका किलर वाला दिमाग, उसका फर्ज जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, टारगेट को खत्म करो, पैसा लाओ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। लेकिन दूसरी तरफ है उसकी अंतरात्मा, उसकी जमीर की आवाज, जो उसे उस मां का दर्द देखने पर, अपनी गलती का सामना करने पर और इस पूरे मिशन पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर रही थी। तो मिशन के लिए गॉन पहुंचता है साउथ कोरिया और एक प्रोफेशनल किलर की तरह चोई पर नजर रखना शुरू कर देता है। उसके अपार्टमेंट में घुसना, उसका फोन क्लोन करना, यहां तक कि एक वॉइस एक्टिवेटेड सेफ खोलने के लिए उसकी आवाज रिकॉर्ड करने का पूरा प्लान बनाना। मतलब बाहर से तो वो अपना काम एकदम परफेक्ट तरीके से कर रहा था, लेकिन अंदर अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। लेकिन जब वो चोई के फोन को मॉनिटर करता है तो उसे कोई फाइनेंशियल सीक्रेट्स नहीं मिलते। उसे जो मिलता है वो है एक माँ का कभी ना खत्म होने वाला दर्द। वो देखता है कि कैसे चोई बस अपनी मरी हुई बेटी की तस्वीरें देखती रहती है, उसके पुराने वॉइस नोट्स को सुन सुनकर घंटों रोती रहती है, और चोई का हर एक आंसू गॉन के दिल पर गिल्ट का एक और बोझ डाल रहा था। अब आता है वो पल, गॉन चोई को मारने के लिए उसके घर पहुंचता है, पर वहां का नजारा कुछ और ही था। अपनी बेटी के वीडियो देखने के बाद चोई ने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था और बेहोश पड़ी थी। अब गॉन के सामने वही सवाल फिर से खड़ा था, मिशन पूरा करे या अपने जमीर की सुने। और वो एक फैसला लेता है, एक किलर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह। उसे अचानक अपना बचपन याद आता है, वो दर्दनाक पल जब उसकी अपनी मां ने उसे वीराने में छोड़ दिया था। उसी दर्द को महसूस करके वो चोई को बचाने के लिए पुलिस को फोन कर देता है और जिंदगी में पहली बार वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चला जाता है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जो शिकारी था अब वो रक्षक बन चुका था। चोई अस्पताल में तो पहुंच जाती है, लेकिन खतरा
खतरा अभी टला नहीं था। लोकल क्राइम बॉस जॉन ली काम को खत्म करने के लिए एक और किलर भेज देता है, पर अब सीन बदल चुका था। चोई अकेली नहीं थी। गॉन वहां पहुंचता है, उस किलर को ठिकाने लगाता है और ये साफ कर देता है कि अब चोई को हाथ लगाने से पहले उससे गुजरना होगा। अब मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि अब कोरिया पहुंचती है गॉन की अपनी पुरानी टीम, और उसे लीड कौन कर रहा है? उसका सबसे अच्छा दोस्त चायोस। ऑर्डर्स एकदम क्लियर है, चोई को मारो, और अगर गॉन बीच में आता है तो उसे भी। चायोस अपने दोस्त को एक आखिरी वार्निंग देता है, प्लीज हमारे रास्ते में मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के सबसे जबरदस्त, सबसे विस्फोटक हिस्से की तरफ। जगह है वेंचुरा होल्डिंग्स की ऊंची इमारत, और यहां होने वाला है फाइनल कन्फ्रंटेशन। गॉन अब अकेला है और उसके सामने है उसकी पूरी पुरानी टीम, लेकिन उसका प्लान भी उतना ही जबरदस्त है। सबसे पहले वो बिल्डिंग में बम की झूठी खबर फैलाकर पुलिस को बुला लेता है ताकि बाहर एक घेरा बन जाए। फिर बिल्डिंग के अंदर वो एक एक करके अपने पुराने साथियों एल्वारो और जुआन को अलग करता है और उन्हें अपने जाल में फंसाता है। और फिर आता है आखिरी और सबसे मुश्किल मुकाबला, अपने ही जिगरी दोस्त चायोस के साथ। और सिचुएशन तेजी से हाथ से निकल रही है। बाहर पुलिस का घेरा, अंदर सिग्नल जैमर्स की वजह से कोई कम्युनिकेशन नहीं, दुश्मन अंदर भी बाहर भी। और इसी सब के बीच चोई को वो फाइनेंशियल डेटा मिल जाता है और वो $100 मिलियन का वो ट्रांसफर रोक देती है। बस उसका ये एक कदम जॉन ली और पूरे ट्रायड माफिया को पागल कर देता है, और अब गॉन के लिए खतरा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। इस पूरे केओस में गॉन एक एक कर अपने पुराने साथियों को निपटाता है। एल्वारो लड़ाई के बीच गलती से जुआन की ही गोली से मारा जाता है। जुआन गॉन के बिछाए एक माइक्रोवेव वाले बूबी ट्रैप में फंसकर मारा जाता है, और चायोस एक भारी भरकम सर्वर रैक के नीचे दबकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। गॉन की पुरानी टीम अब खत्म हो चुकी थी। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है, प्रायश्चित, जिसमें छुपी थी मौत। गॉन खुद भी बुरी तरह जख्मी है। वो रेडियो पर चोइस से कांटेक्ट करता है और अपने प्रायश्चित का आखिरी कदम उठाता है। वो चोइस से कहता है, जिस आदमी ने तुम्हारी बेटी को मारा था वो अब तुम्हारी तरफ आ रहा है। जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर निकले उसे गोली मार देना। और फिर एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और सामने खड़ा होता है खुद गॉन। उसने अपनी ही मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी और वो मरना भी चाहता था तो उसी के हाथों जिसे उसने जिंदगी का सबसे गहरा जख्म दिया था। शायद उसकी नज़र में अपनी गलती सुधारने का, प्रायश्चित करने का यही एक रास्ता बचा था। एलिवेटर में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए गॉन अपने जख्मी दोस्त चायोस का हाथ पकड़ता है और आखिरकार वो अपने गिल्ट के बोझ से आज़ाद हो जाता है। उधर चोई इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसने गोली किसे मारी है, उसे वॉकी टॉकी पर आवाज़ देती रहती है। लेकिन गॉन अब जा चुका था, उसे अपनी शांति मिल गई थी। तो ये थी गॉन की कहानी, एक कहानी जो हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी कीमत सिर्फ जान देकर ही चुकाई जा सकती है?